इमरजेंसी वार्ड में खड़े एक एक इंसान की सांस इस वक्त उसके हलक में अटकी हुई थी। सब लोग वीर और उस सवाल पूछते हुए डॉक्टर को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर इस सवाल का जवाब वीर के मुंह से सुनने के बाद कि केसर को वो हॉस्पिटल लाया था या नहीं, वो डॉक्टर केसर को लेकर न जाने कौन सी बुरी खबर सुनाने वाला था। शायद पहली बार वीर का चेहरा भी फीका पड़ गया था और आंखों में एक डर उतर आया था कि न जाने अब केसर को लेकर उसे क्या सुनने के लिए मिलने वाला है। इसलिए डॉक्टर के सवाल के जवाब में वीर बस किसी तरह हिम्मत जुटाकर हिचकिचाते हुए इतना ही कह सका, हाँ मैं लाया था उसे। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, तो आप चैन की सांस ले सकते हैं, अब आपकी पत्नी ठीक है। अभी बेहोश है और उन्हें होश में आने में 3-4 घंटे लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं। मैंने सबसे पहले आकर आपको इसलिए बताया क्योंकि आपने आते ही इमरजेंसी के हेड डॉक्टर को धमकी दी थी कि आपकी पत्नी हर हाल में बचनी चाहिए। बच गई। वीर ये सुनते ही भावुक होते हुए बोला, बच गई केसर, बच गई। वीर से इस खबर की खुशी और उससे मिलने वाले सुकून का वजन संभाला नहीं गया और वो वहीं दीवार का सहारा लेकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। दूसरी ओर तेज प्रताप, कल्याणी, वेदांत, अनिरुद्ध और शीबा की जान में जान आई और वो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र मनाने लगे। वीर ने देखा कि वो सब ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागते हुए जा रहे हैं और कुछ ही देर में वार्ड बॉयज और नर्स केसर को स्ट्रेचर पर लेकर आईसीयू की तरफ जा रहे हैं। चोट के निशान और पट्टियों की तेहों में से झांकता केसर का शरीर वीर की आंखों में उसकी खुद की नफरत के कांटों की तरह चुभा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना मुंह मोड़ लिया। वो केसर का चेहरा नहीं देखना चाहता था। वो बच गई थी। वीर के लिए इतनी ही तसल्ली बहुत थी। वीर नजरें चुराकर इमरजेंसी वार्ड से जाने लगा तो उसके पिता तेज प्रताप ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और हैरान होते हुए उससे पूछा, वीर कहाँ जा रहे हो? वीर ने एकदम सहज होते हुए कहा, ऑफिस जा रहा हूं डैड। तेज प्रताप ये सुनते ही अचरज में पड़ते हुए बोले, क्या? वीर, अगर तुम 27 साल के नौजवान नहीं होते और तुम्हारा सर मेरे कद से ऊंचा नहीं होता ना, तो ऐसी पत्थर दिल बात कहने के लिए मैंने तुम पर हाथ उठा दिया होता। केसर का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, उसे अभी तक होश भी नहीं आया और तुम्हें ऑफिस जाना है। अभी कुछ देर पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम सब तुम्हें गलत समझते हैं, पर जिस पति में इतनी भी दया ना हो कि अपनी मौत के मुंह से निकली बीवी के होश में आने का इंतजार ही कर ले, उसे मैं क्या समझूं? खबरदार, जो तुमने बहू के होश में आने से पहले इस हॉस्पिटल के बाहर कदम भी रखा तो। तभी पीछे से वीर की मां कल्याणी की आवाज आई। वो आवाज कड़क और सामान्य थी। जाने दीजिए इसे तेज। तेज प्रताप ने हैरानी से कहा, कल्याणी, तुम भी वीर का साथ दे रही हो, क्यों? कल्याणी ने जवाब दिया, क्योंकि इसको यहाँ हॉस्पिटल में रोक के भी क्या होवेगा? दुल्हन होश में आएगी, उसे 2-4 जली कटी बातें सुनाकर उसकी तबीयत बिगाड़ेगा ही, और क्या। जा वीर, तू ऑफिस ही जा। जब डिस्चार्ज होगा तो तुझे बता देंगे। उसे घर ले जाने तो तू आएगा ही ना। वीर को इस वक्त अपने माँ बाबा की बातें तीर की तरह चुभ रही थी, पर वो उनसे छलनी होकर रो भी नहीं सकता था। वो उनसे ये नहीं कह सकता था कि केसर को कमजोर हालत में देखकर उसे केसर पर तरस आना शुरू हो जाएगा, और जिस पर एक बार तरस आ जाए, इंसान उसके साथ दुश्मनी भला कैसे निभा सकता है। वीर ने अपने माँ बाप से नजरें चुराते हुए बस इतना कहा, इंसानियत के नाते उसे हॉस्पिटल ले आया था और उसका पति होने के नाते मैं उसे घर ले जाने भी आ जाऊंगा। वैसे भी आप लोग यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए हैं ही ना। अनिरुद्ध और शीबा भी यही हैं, तो ऐसे इंसान के यहाँ रुकने की क्या जरूरत जो उससे नफरत करता हो। चलता हूँ। वीर इतना कहकर इमरजेंसी वार्ड से निकलने ही वाला था कि अचानक सामने से हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर आए और उन्होंने वीर का रास्ता रोकते हुए बड़े सलीके से उससे और बाकी घर वालों से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर वीर प्रताप, पर कुछ घंटों के लिए आप में से कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। वीर ने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ रोकने वाले आप होते कौन हैं? मेरी वाइफ की सर्जरी हो चुकी है, मेरे मॉम डैड और मेरे दोस्त उसके पास हैं, मेरा भाई वेदांत बिलिंग देख रहा है, तो किस बेसिस पर आप रोक रहे हैं मुझे? हाँ? सीनियर डॉक्टर ने धीरे से कहा,
मिस्टर वीर प्रताप, आपके और आपकी घायल पत्नी के साथ आए आई विटनेसेस के हिसाब से आपकी बीवी का एक्सीडेंट एक हिट एंड रन केस है और जब तक एक बार पुलिस यहां आकर आपसे बात नहीं कर लेती, होश में आने पर आपकी पत्नी से बात नहीं कर लेती, तब तक हम आपको जाने नहीं दे सकते। सीनियर डॉक्टर की बात समझकर वीर का गुस्सा और उग्र रवैया थोड़ा ठंडा हुआ। वो समझ गया था कि डॉक्टर अपनी जगह सही है। उसने इसके आगे कोई बहस नहीं की और एक मैगजीन उठाकर एक कोने में एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके माता पिता अनिरुद्ध और शीबा आईसीयू के चक्कर काटते रहे। कभी अंदर जाते, कभी भावुक चेहरे के साथ आंखों में आंसू लिए बाहर आते। उनके चेहरों की लकीरें देखकर वीर को केसर की हालत का अंदाजा तो हो रहा था, पर वो उठकर खुद केसर को जाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए कभी वो अपना ध्यान अपने फोन में लगाता, तो कभी मैगजीन के पेजेस उलटता पलटता। शीबा कुछ देर तो वीर की ये बेचैनी देखती रही, पर आखिर में उसके पास जाकर उसके बगल में बैठ गई। वीर ने शीबा की सवालिया आंखें देखी और बेरुखी से कहा, एक्सीडेंट केसर का हुआ है शीबा, मेरा नहीं, जो मेरे बगल में आकर बैठ गई हो। इसलिए जाओ और जाकर केसर के वार्ड के चक्कर काटो। और अगर तुम मुझे कोई लेक्चर देने आई हो या अनिरुद्ध की तरह मुझे जज करने आई हो कि मैंने केसर को जानबूझकर किसी गाड़ी के नीचे जाने दिया है या नहीं, तो प्लीज अपनी एनर्जी और मेरा वक्त बर्बाद मत करो, समझी? इस पर शीबा ने शांति से कहा, वीर, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा और ना ही पूछा, तो इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर नहीं हो रहा, बस तुम्हें और तुम जैसे केसर के हिमायतियों को देखकर मेरा पारा वैसे ही चढ़ जाता है। तुम क्यों बैठी हो मेरे पास यार? जाओ यहाँ से, शीबा ने झल्लाते हुए कहा। वीर, मुझ पर चिल्लाने से या मैगजीन के पन्ने पलटने से तुम्हारे अंदर की ये बेचैनी खत्म नहीं होगी। जाकर एक बार केसर को देख आओ वीर, चाहे तो उसके होश में आने के बाद भले ही तुम उससे मत मिलना। ये सुनकर वीर चिढ़ते हुए बोला, व्हाट रबिश शीबा, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मैं अपने आप को केसर को जाकर देखने से रोक रहा हूँ? हाँ, क्यों करूंगा मैं ऐसा? शीबा ने जवाब दिया, तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि केसर को उस बेहोश, कमजोर और जख्मी हालत में देखकर तुम्हारे अंदर की इंसानियत जाग जाएगी। तुम्हें उस पर तरस आने लगेगा और तुम उस पर किए गए हर जुल्म को लेकर खुद से सवाल करने लगोगे। शीबा ने वीर की चोरी पकड़ ली थी और न सिर्फ उसने वीर की चोरी पकड़ी थी, बल्कि उसने बिना हाथ उठाए वीर के चेहरे पर एक होश में ले आने वाला चांटा भी मार दिया था। वो सच जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा था, उसे शीबा ने उसके हाव भाव पढ़कर उसके सामने शब्दों में रख दिया था। वीर के चेहरे पर एक मृदुता उभर आई। उसका सख्त चेहरा नरम पड़ने लगा और वो आंखें किसी बच्चे की आंखों की तरह मायूस हो गईं, जिनमें कोई छल ना हो। वीर ने नरम पड़ते हुए शीबा से कहा, शीबा, मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है कि तुम ये सब क्या कह रही हो और क्यों। इस पर शीबा ने प्यार से कहा, पर मुझे तो आइडिया है ना वीर। ये आइडिया है कि तुम हैवान बनने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम दुखी हो, अंदर से टूटे हुए हो, पर सच में तो हैवान नहीं होना। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। कॉफी पियोगे? मैं अपने लिए लेने जा रही थी बस। शीबा ने बात ही ऐसी कर दी थी कि चाहकर भी वीर उससे नजरें मिलाकर कुछ कह नहीं सका। उसने बस हामी में सिर हिलाया और शीबा उसके पास से उठकर हॉस्पिटल की कैंटीन में चली गई। एक बार फिर वीर की आंखें आईसीयू के दरवाजे पर जाकर टिक गईं। अभी केसर के पास कोई नहीं था। तेज और कल्याणी लॉबी में कुर्सियों पर बैठे आराम कर रहे थे। अनिरुद्ध बाहर फोन पर था और वेदांत दवाइयां और इंजेक्शंस लेने गया हुआ था। वीर ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, पर आखिर उसके अंदर का इंसान, उसके अंदर का पति, उसकी जिद और मैं से जीत गया। वीर धीरे से उठा और आईसीयू की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने आईसीयू के दरवाजे के कांच में से अंदर झांका तो देखा कि केसर बेहोश हालत में ड्रिप्स और मशीनों के बीच बेड पर किसी गहरी नींद में डूबी राजकुमारी की तरह सो रही है। वीर ने धीरे से दरवाजा खोला और वो अंदर आया। नर्स ने एक बार और केसर का चेकअप किया, वीर को एक नजर देखा और फिर बाहर चली गई। वीर भारी कदमों से चलकर केसर की तरफ आया। उसने धीरे से केसर के माथे को छू कर देखा, इस तरह
कि जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा हो कि उसकी बीवी जिंदा थी। केसर के माथे को अपनी उंगलियों में महसूस करते ही वीर के चेहरे पर एक संतोष आ गया। इस बात का संतोष कि केसर अभी भी उसकी दुनिया में है। वीर थोड़ा हिचकिचाया और फिर धीरे से एक कुर्सी सरकाकर केसर के सिरहाने बैठ गया। थोड़ी देर वो केसर को देखता रहा, चुपचाप, शायद इस बात की तसल्ली करने के लिए कि कहीं केसर होश में आकर उसकी बातें सुन तो नहीं लेगी, कि कहीं वो ये भेद तो नहीं जान जाएगी कि वो इस बात से सचमुच डर गया था कि केसर उसे छोड़कर चली जाएगी। पर जब केसर के जिस्म में उसकी सांस के अलावा कोई हरकत नहीं हुई तो वीर ने केसर के हाथ पर अधीरता से अपनी उंगली घुमाते हुए दबी हुई शांत आवाज में कहा, मना किया था ना कि बार बार इस तरह मरने की बात नहीं करते, पर तुम्हें मरना मंजूर था, पर मेरे साथ रहना नहीं। और मैंने क्या कहा था तुमसे कि मैं अपने जीते जी तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। नहीं मरने दिया ना। तुम होश में आओगी तो तुमसे ये कह नहीं सकूंगा, इसलिए इसी हालत में सुन लो। मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ केसर। तुम सुन तो नहीं रही ना? वीर केसर से कोई सच कहना चाहता था, पर वो केसर की बेहोश हालत में भी वो बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वीर केसर से होश में कभी नहीं कहेगा? क्या वीर के मन की कोई बात है या कोई गहरा राज है जिससे केसर अनजान है? क्या ये एक्सीडेंट वीर और केसर की शादी का रुख बदल देगा या उनके लिए कोई नई मुश्किल खड़ी कर देगा? क्या होगा वीर और केसर की प्रेम कहानी का अगला मोड़? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ।